नमस्ते। आज बात करेंगे कि आखिर हमारे पड़ोसी देश नेपाल के अंदर नए प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं बालेन शाह। बालेन शाह की पूरी कहानी को समझेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि बालेन शाह भारत के लिए क्या ओपिनियन रखते हैं, आखिर यह सरकार भारत के साथ कैसे रिश्ते बनाए रखेगी। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अभी वहां पे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक बदला है। जिस प्रधानमंत्री का ये बार बार विरोध कर रहे थे, आखिर सत्ता में आने के बाद उन्हें गिरफ्तार करा दिया। एक एक करके पूरी खबर को समझते हैं। ये है बालेन शाह। मात्र 35 साल की उम्र में ये नेपाल के प्रधानमंत्री बनते हैं। 27 तारीख रामनवमी के दिन ये वहां पे शपथ लेते हैं। बालेन शाह एक रैपर हैं, यानी गीत संगीत में इनकी रुचि है। वहां पे जब ये प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं, सारे अखबारों ने खूब बड़े बड़े तरीके से इनको छापा है। सारे अखबारों ने खूब छापा है इनको। एक एक करके हम इनके बारे में समझ लेते हैं। आखिर 2017 के अंदर बालेन शाह ने अपने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था। अब वो पोस्ट देखिएगा कि मैं आज से वोट नहीं करूंगा, मैं उम्मीदवार नहीं हूं, मैं सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हूं और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स कर रहा हूं। जो ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर कर रहे थे वो भारत के अंदर कर रहे थे। भारत के कर्नाटक शहर के अंदर एक यूनिवर्सिटी के अंदर ये पढ़ाई कर रहे थे। भारत में भी ये रहे तो, लेकिन भारत में रहने के बाद भारत के लिए क्या रवैया रखते हैं वो आगे हम समझेंगे। अब देखिए, इनके परिवार के अगर बारे में हम बात करें तो इनके पिता एक आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और इनकी जो पत्नी है वो मेडिकल सेक्टर में एक वर्कर है। तो एक साधारण से परिवार से आने वाला लड़का आज नेपाल की गद्दी पे बैठ रहा है, यानी कि वहां के सबसे बड़े सिंहासन पे। आगे हम देखते हैं कि जब इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे अगर मैं इनके बात करूं तो आप देखेंगे कि ये जय महाकाली और ये कुछ संस्कृत से मिलता जुलता लिखा है। हालांकि ये नेपाली है, जब मैंने इसको ट्रांसलेट किया तो पता चला ये नेपाली है। तो अब कहानी है कि ये तो हमसे मिलता जुलता कुछ लग रहा है कि जय महाकाली और ये सब भगवान हमारे लग रहे हैं। तो आपको बता दूं कि पूरी दुनिया के अंदर नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र है। और हमारे बिहार और जो इसके पास में सटे हुए कुछ राज्य हैं, वहां के रहन सहन, भाषाएं वहां के लोग समझते हैं। हालांकि वहां पे भी मिथिला चलता है। तो अब आते हैं यहाँ पे एक इनकी जर्नी के ऊपर। हाँ, वो इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम है विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कर्नाटक के अंदर है। वहां से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई ये कर रहे थे। अब आते हैं कि आखिरकार नेपाल में जब ये प्रधानमंत्री बने हैं उससे पहले क्या था, इसके इतिहास को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। नेपाल 2008 तक राजतंत्र था, यानी कि वहां पे राजा का शासन होता था। और अभी 2015 के अंदर वहां पे संविधान बना है। 2008 में ये लोग लोकतांत्रिक देश बनते हैं और 2015 के अंदर इनका संविधान बन के लगा। हालांकि बहुत नया देश है अभी लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करेंगे तो। ये कहानी शुरू होती है 1990 के आसपास, जब वहां पे राजतंत्र चल रहा था। तो वहां पे कई गुटों ने इसका विरोध किया, लोगों ने भी विरोध किया। उसमें जो सबसे अहम गुट था वो था माओवादियों का एक गुट। वो लोग हमेशा से चाहते थे कि हमारे देश पे जनता का अधिकार हो, और वो विरोध इतना ज्यादा था कि 1990 के अंदर भी एक हवा उठने लगी थी कि अब से नेपाल लोकतांत्रिक देश बनेगा। हालांकि 2001 के अंदर एक घटना घटती है कि वहीं के ही राजकुमार, आप इस राजकुमार का फोटो देखिएगा, इनका नाम है दीपेंद्र। दीपेंद्र ने अपने ही परिवार के 9 जनों को गोली मारकर हत्या कर दी। कहा जाता है कि एक तरफ तो माओवादी अटैक कर ही रहे थे, का सरकार का हर बार विरोध कर रहे थे, दूसरी तरफ अपने ही परिवार के जब एक राजकुमार ने 9 लोगों को गोली मार दी तो कहीं ना कहीं वो राजतंत्र बहुत कमजोर हो गया। और 2008 तक आते आते पूरी तरीके से लोकतांत्रिक देश बन जाता है नेपाल। अब आगे की कहानी को समझ लेते हैं हम कि अब आप देखिएगा कि 2022 के अंदर नेपाल में जब मेयर का इलेक्शन हो रहा था तो वहां से निर्दल प्रत्याशी लड़ते हैं बालेन्द्र शाह। हाँ, वही बालेन्द्र शाह जो अभी प्रधानमंत्री बने।
2022 के अंदर ये नेपाल में मेयर बन के आते हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा था दुनिया के अंदर। ऐसा एक बार मैंने आपको पहले बताया था जब मैंने एप्स्टीन फाइल वाली वीडियो बनाई थी कि एक नाम है जोरारके ममदानी। जब जोरारके ममदानी बिल्कुल जीरो से, इनकी माता जी हैं मीरा नायर, ये भारत के ही रहने वाली हैं इनकी माता, एप्स्टीन फाइल में उनका नाम आया था, तो उनके लड़के जोरारके ममदानी बिल्कुल जीरो से ही न्यूयॉर्क शहर के अंदर मेयर का इलेक्शन लड़ते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से एक पोस्टर लेकर के रोड पे खड़े होकर लोगों को कहते हैं कि मैं इस शहर का विकास करूंगा, आप मुझ में विश्वास रखिए, और वो मेयर बन जाते हैं। आप उनका ये फोटो देखेंगे, यही है जोरारके ममदानी। अब बात करेंगे कि पिछले साल नेपाल के अंदर जेनजी प्रोटेस्ट हुआ। वहां के जो जेनजी ने ये सवाल उठाया कि सरकार के जो परिवार वाले हैं या फिर जो मंत्रिमंडल में लोग हैं वो हमारे टैक्स के पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पे खूब ट्रोल हो रही थी सरकार। तो उसको देखते हुए सरकार ने वहां पे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को बैन कर दिया। ये बात है 2025 की। अब लोगों का आक्रोश और बढ़ गया कि अब हमें जो अपना विरोध प्रदर्शन करने का हक था वो भी नहीं कर पा रहे हैं। अब आप देखिएगा कि वहां की जो सरकारी बिल्डिंगें थी उसको लोगों ने आग लगा दिया। उसके कुछ ही दिनों के अंदर वहां के जो प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, वो इस्तीफा देते हैं। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो बालेन शाह ने एक पोस्ट किया और वहां के लोगों से अपील की कि अब देखिए, एक पोस्ट में लिखा कि मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यह जेनजी का आंदोलन है, प्रियजन आपके हत्यारे ने इस्तीफा दे दिया। ये एक प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, अभी के जो प्रधानमंत्री हैं बालेन शाह, कि आपके हत्यारे ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि यह शब्द इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा था कि उस प्रोटेस्ट के अंदर करीब 70 लोग मरे थे, जिसमें से कि 20 तो पुलिस की गोलियों से मरे थे। ये नंबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आगे मैं इसको कनेक्ट करूंगा एक स्टोरी से। अभी जो गिरफ्तारी हुई है केपी शर्मा ओली की, वो यही केस को खोल करके बालेन शाह ने गिरफ्तारी कराई। कि अब देखिए, जब वो अपना प्रचार कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि मुझे बस आप वोट करिए, मुझे एक मौका दीजिए। अब देखिए, जब वहां पे प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो वहां के सुप्रीम कोर्ट की जो जज हैं, आप देखेंगे सुशीला कार्की, वो वहां पे अंतरिम रूप से प्रधानमंत्री बनाई जाती हैं। जब तक अगला इलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक यही प्रधानमंत्री बनी थी। और जब इलेक्शन हुआ तो देखते हैं कि कौन सी पार्टियों के कितने सीटें आई। करीब करीब वहां के विधानसभा में, वहां की लोकसभा में 275 सीटें हैं। और वहां पे जो बालेन्द्र शाह की पार्टी थी, जिस पार्टी से ये लड़ रहे थे, वो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जिसको 182 सीट आती है, और ये एक तरफा बहुमत से सरकार में प्रधानमंत्री बनते हैं। अब आते हैं कि जब ये प्रधानमंत्री 27 तारीख को बनते हैं, सुबह में 28 तारीख को केपी शर्मा ओली को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही साथ उनके ही पार्टी के एक और नेता हैं जो पहले गृह मंत्री रह चुके थे, इनका नाम है रमेश लेखक। रमेश लेखक को भी पुलिस उठा के ले जाती है। जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वो ये बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार अपना राजनीतिक बदला ले रही है। अब देखिए कि जब आप इनको देखते हैं, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। अब आते हैं कि ये भारत के लिए अभी फिलहाल इनकी तबीयत खराब है, जो कि हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे। ANI का पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूं, आज की बात है ये। अब आते हैं कि बालेन शाह भारत को लेकर के क्या रवैया रखते हैं। तो मेरे पीछे आप एक फोटो देखेंगे। इस फोटो में ये जो ओरिजिनल नेपाल का मैप है, ये वाला जो कलर आप देख रहे हैं, ये नेपाल है। लेकिन ये और ये बिहार और उत्तराखंड को इन्होंने अखंड नेपाल का मैप बता करके दिखाया हुआ है। खूब ज्यादा भारत में लोगों ने बवाल काटा कि ये हमारे दो राज्यों को अपने अखंड नेपाल के मैप में दिखा रहे हैं। इस कहानी को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि जब केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री थे तो उनके समय पे भी विवाद हुआ था। आप उस समय काला पानी, लिम्पियाधोरा, लेपुलेख, ये 3 नाम खूब आपने सुना होगा, उसको भी समझते हैं, तब जाकर के
अब देखिए ये भारत का नक्शा हो गया, यहां पे ये नेपाल है, तो नेपाल के इधर आप नीचे में देखेंगे दक्षिण की तरफ तो ये बिहार पड़ेगा, और ये वाला जो पोजीशन है यहां पे है आपका उत्तराखंड। अब इसी मैप को जूम करके एक ये है इसका जो किनारे वाला पार्ट है, आप देखेंगे तो यहां पे है एक जगह काला पानी, और ये है लिम्पियाधुरा और ये है लेपुलेख। यहां से और यहां से दो जगह से नदी निकलती है, और ये दोनों नदी यहां आकर के मिलती है जिसको हम काली नदी कहते हैं। और जो ये वाला एरिया है, जो आप ये वाला एरिया देखेंगे, यानी कि यहाँ पे जो कोने का ही पार्ट को जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है, आप देखिए इसी पार्ट को जूम करके दिखाया गया कि ये हो गया लेपुलेख, ये हो गया लिम्पियाधुरा, इन दोनों के बीच के जो पानी के स्थान है उसको कहते हैं काला पानी। यहां से और यहां से दो छोटी छोटी नदियां निकलती हैं और यहां आकर के मिलती हैं जो बनाती है काली नदी। और नेपाल कह रहा है कि जो काली नदी है उसका उद्गम स्थान लिम्पियाधुरा है, यानी कि जहां से काली नदी निकलेगी उसके दाहिने तरफ ये वाला पार्ट जो होगा वो नेपाल का होगा और ये हिंदुस्तान का। तो अगर ये लेपुलेख से निकलती है तो भारत का पूरा एरिया ये वाला होगा। अभी ये जो एरिया है वो भारत के कंट्रोल में है। तो नेपाल सरकार ये कह रही है कि हम सुगौली की संधि मानते हैं। सुगौली की संधि में भी लिखा हुआ है कि जो 1816 के अंदर लागू हुई थी उसमें यह कहा गया है कि जो ये काली नदी का उद्गम स्थान है ये लिम्पियाधुरा ही होगा। लेकिन वो सुगौली की संधि 1860 के अंदर चेंज हो जाती है और उस समय लेपुलेख को उद्गम स्थान माना जाता है। उस हिसाब से ये पूरा भारत का स्थान है। भारत के लिए ये इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपको बता दें कि अगर भारत में कैलाश मानसरोवर की जब यात्रा करनी हो लोगों को, तो लोग यहां सिक्किम से होते हुए यहां पे जाते हैं जो तिब्बत में पड़ता है। मैं बताता हूं कि ये जो जगह है लेपुलेख, लिम्पियाधुरा, काला पानी भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। कारण क्योंकि ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये है तिब्बत का, जिसको चीन ने कब्जा करके रखा है, यानी कि चीन का अधिकार है। और यहीं पे इसी एरिया में एक जगह पड़ती है कैलाश मानसरोवर। वो भारत के श्रद्धालुओं के लिए बहुत आस्था का जगह है और वहां पे जो लोग जाते हैं वो यहां से सिक्किम से होकर के इस रूट से जाते थे। तो जब से सरकार ने यहाँ पे सरकार का ये प्लान था कि कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ लेपुलेख से यहाँ पे कैलाश मानसरोवर भेज सकते हैं तो दूरी कम हो सकती है। और वहीं पे सरकार ने करीब 80 किलोमीटर की रोड यहाँ पे बनाई। तो वहां की जो केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री थे वहां पे, उन्होंने खूब विरोध किया कि ये लेपुलेख, काला पानी नेपाल का है, हालांकि अभी ये भारत के कब्जे में है। तो उसी के तहत आप देखेंगे कि इन्होंने उसी विरोध में कहा कि ये बिहार और उत्तराखंड हमारा है। अब देखेंगे कि आखिर जब ये प्रधानमंत्री बन गए हैं तो भारत के साथ ये कैसे रिश्ते रखना चाहते हैं, वो आने वाला समय बताएगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।